या तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर क्या किया था कि एक ये सर्वलेट देखा था यहाँ पर ये, जो कि जिसकी हेल्प से हमने यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो एक रिक्वेस्ट लिया था, रिस्पॉन्स लिया था। तो सर्वलेट हमारे पास में टेक्नोलॉजी है। अब इस पर्टिकुलरली सर्वलेट टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं कि उसका बिल्ड क्रिएट करते हैं। तो ऑलवेज क्या है कि वेब एप्लीकेशन का बिल्ड क्रिएट होता है, और वो हमारा वेब एप्लीकेशन हो या वेब सर्विसेज हो, तो विद द हेल्प ऑफ वेब एप्लीकेशन हमारा क्या होगा, यहाँ पर एक ये बिल्ड क्रिएट होगा। तो सर्वर को तो यही स्ट्रक्चर समझ में आने वाला है, हमारे पास में जो सर्वर होता है उसको ये स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आता है। तो कोई सा भी एप्लीकेशन क्रिएट करो, सिंपल सर्वलेट करो, जेएसपी करो, या फिर स्प्रिंग का एमवीसी करो, रेस्ट करो, बूट करो, सर्वर को जो है वो ये स्ट्रक्चर ही समझ में आने वाला है ये। तो ऑलवेज जब भी हम क्या करते हैं, इसका वॉर फाइल क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम सर्वर पर जो है वो हम लोग एज ए इस स्ट्रक्चर को डिप्लॉय करते हैं। ये एप्लीकेशन किसी भी तरीके से हमें दिखेगा ये एक्चुअली में ये मेवन का एप्लीकेशन है ये। बट बिल्ड बनने के बाद में क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है ये। तो बिल्ड बनाने का मतलब ये है कि हमारे पास में जो जो भी एजेंशियल चीजें हैं वो हमें क्या करना है कि उसका पैकेजिंग करना है, रेडी करना है सर्वर पर डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पर ये। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे। तो अभी के समय में अभी हमने जो लोकली सर्वर पर जो डिप्लॉय किया है, अभी ये बेच फाइल है विंडो की, तो डायरेक्ट हमारा सर्वर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है ये। तो ये टॉमकेट का सर्वर यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है। अब हम यहाँ पर जो है वो एज ए लोकल होस्ट 8080 करेंगे, तो हमारे पास में सर्वर यहाँ पर अप होगा ये। तो हमने यहाँ पर जो है वो हमारे पर्टिकुलरली यहाँ पर ये सर्वलेट का यहाँ से ये एक्सपोर्ट क्रिएट किया है यहाँ पर ये। और एक्सपोर्ट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर ये जो भी हमारे पास में वॉर फाइल का नेम है, ये ओल्ड नेम है ये। यहाँ पर इसका साइज और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर ये H1 हेडर। तो यहाँ से हमें वेब प्रोग्रामिंग का भी जो नॉलेज चाहिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे पास में है ये कि मार्क्यू टैग इन HTML। तो हमारा जो ये मार्क्यू टैग जो है ये भी इसमें लगा लेते हैं।
तो एक हमारे पास में एक तरीका है यहाँ से जो है ये एक्सपोर्ट क्रिएट करने का, यहाँ से ये एक्सपोर्ट मतलब कि जो भी इसका पैकेज है ये डेस्टिनेशन, यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर नाम देंगे यहाँ पर एप्लीकेशन का, तो बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन का नाम है वही कंटेक्स्ट होता है। तो यहाँ पर सेम ही नाम अभी दे देते हैं ये। तो अभी के लिए जो हमारा जो एप्लीकेशन जो है वो हम यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं। हमारा ये लोकल पे ये यहाँ पर ये तो ये जो सर्वर जो है ये, तो ये विंडो बेस्ड मशीन भी हो सकती है। तो अभी वी आर लर्निंग, तो ये हमारी जो मशीन है वो एजी के हमारे पास में ये विंडो बेस्ड मशीन है ये यहाँ पर। बट इंडस्ट्री में जो हमारे सर्वर जो होते हैं वो लिनक्स बेस्ड मशीन में होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि AWS के ऊपर लिनक्स बेस्ड मशीन के ऊपर हम लोग सर्वर को इंस्टॉलेशन करेंगे। तो डाउनलोड करेंगे वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, और ये एप्लीकेशन को जो भी हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर ये AWS क्लाउड पे भी हम लोग यहाँ पर ये डालेंगे ये, और रिमोटली एक्सेस करेंगे उसको ये। तो AWS का हम लोग लिनक्स बेस्ड सिस्टम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अभी लर्निंग कर रहे हैं तो विंडो पे कर लो, यहाँ पर लोकल पे ये सब कुछ ये। जब हम लोग उसको यहाँ पर लिनक्स बेस्ड करेंगे तो मैं यहाँ पर डिप्लॉय करूंगा, तुम भी एक्सेस कर सकते हो ये। तो जो भी यहाँ पर होगा वो रिमोटली क्या होगा वहां से वो एक्सेस होगा यहाँ से ये। तो सेम अप्रोच हमको स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन में भी करना, चीजें सेम ही रहेगी, जस्ट वहाँ पर जो है वो हमें कोड कम करना पड़ता है। काफी सारी चीजें हमारे पास में टेक्नोलॉजी से आती है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मेरी डिप्लॉयमेंट करते हैं यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लॉयमेंट। इंडस्ट्री में इस तरीके से करते नहीं है, हम लर्निंग के समय इस तरीके से यहाँ पर लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में है वेलकम सर्वलेट, यहाँ पर ये वॉर फाइल है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सर्वर को समझ में आता है। एप्लीकेशन यहाँ पर कैसे भी आईडी से क्रिएट करो, बट जो सर्वर को समझ में आने वाला ये स्ट्रक्चर समझ में आने वाला है, और ये स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट इंडस्ट्री में करते रहते हैं प्रोजेक्ट का। तो हमें स्ट्रक्चर का नॉलेज रहता है, तो कई बार हम लोग सर्वर पे डायरेक्टली चेंज कर लेते हैं क्विक डिप्लॉयमेंट करने के लिए। हम लोग करते हैं ऐसा डेव एनवायरनमेंट में, हमारा जो एनवायरनमेंट है हमें बार बार जनकिन का जॉब नहीं चलाना है, तो हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। तो सर्वर के में हम सॉफ्ट डिप्लॉयमेंट करें या हार्ड डिप्लॉयमेंट करें, हमारे पास में इस लोकेशन के ऊपर जो है वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस लोकेशन पे आता है। जो भी हम लोग डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं हमारा वॉर फाइल इस लोकेशन पर आएगा ये। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको डिप्लॉय करता हूँ मैं ये। और जैसे मैं इसको डिप्लॉय करूंगा मैं सर्वर पर ये, तो इस लोकेशन पे मेरा यहाँ पर ये आ गया है प्रोजेक्ट ये। तो ये वॉर फाइल इस लोकेशन पर आई सर्वर के अंदर, तो यूआई फॉर्मेट में दिख रहा है, बट आ रहा है यहाँ पर इस लोकेशन पे वो वॉर फाइल वहां से डिप्लॉय करने के बाद में। तो यहाँ पर जो मेरा वॉर फाइल आएगा तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट भी होगा उसी लोकेशन पे ये। तो इसको क्या करता है यहाँ पर ये, इसके अंदर ये इस फॉर्मेट में दिखता है ये इसको। तो ये फॉर्मेट जो है मेटा एनएफ वेब एनएफ इसमें कन्वर्ट होता है यहाँ पर ये, जैसे हम लोग सब वॉर में कन्वर्ट करते हैं और सर्वर को ये फॉर्मेट ही समझ में आता है। तो सर्वर यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर वेब आईएनएफ के अंदर वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर यहाँ पर जाता है और इसको रीड करता है। अब एक अप्रोच तो ये है कि वेब डॉट एक्सएमएल को रीड करे वो, और इसके अलावा वो अभी हम लोग एनोटेशन बेस्ड भी देखेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर उसने क्या कर रहा है कि इसको यहाँ पर रीड किया, यहाँ पर ये सर्वलेट का नेम है, और यहाँ पर क्या है कि ये उस सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट जो सर्वर पे क्रिएट हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट
अब सर्वर के ऊपर है, अब हमको उसको एक्सेस करना है, तो सर्वलेट इज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो है हमारे पास में, वो क्या है हमारे पास में, वो सर्वलेट है। तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड से तो कॉल नहीं होगा, इसको कॉल करेगा हमारा कंटेनर। और कंटेनर क्या करता है, लाइफ साइकिल मेथड को कॉल करता है सर्वलेट की। तो लाइफ साइकिल मेथड हमारे पास में होती है इनिट सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। तो एक्चुअली में, या तो लाइफ साइकिल मेथड हमारे पास में है इनिट सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। तो स- यहाँ पर हमें ये सर्वलेट इंटरफेस के अंदर लाइफ साइकिल मेथड दिखती है। तो एचटीटीपी सर्वलेट जो है वो जेनेरिक सर्वलेट का एक्सटेंड है यहाँ पर ये, और जेनेरिक सर्वलेट जो है वो सर्वलेट इंटरफेस का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है। तो सारी लाइफ साइकिल मेथड यहाँ पर है ये। तो ये लाइफ साइकिल मेथड के अंदर से हमारी नॉन लाइफ साइकिल मेथड कॉल होती है यहाँ पर ये। तो इसके अंदर यहाँ पर ये इनिट मेथड है यहाँ पर ये। तो इनिट मेथड जो है वो उसकी लाइफ में एक बार कॉल होगी यहाँ पर ये, वो आइदर डिप्लॉयमेंट टाइम पे भी कॉल हो सकती है या फिर फर्स्ट रिक्वेस्ट पे भी कॉल हो सकती है। उसके अंदर एक टैग आता है लोड ऑन स्टार्टअप, तो वो डिप्लॉयमेंट टाइप पर कॉल हो जाती है वो। सर्विस मेथड है वो हर रिक्वेस्ट पे क्या होती है, कॉल होती है। और इंटरनली सर्विस मेथड के अंदर से ही हमारा डू गेट डू पोस्ट मेथड कॉल होता है। तो एचटीटीपी सर्वलेट जो बना हुआ है उसके अंदर जो है वो इंटरनली मैकेनिज्म लगे हुए हैं। क्योंकि जो हमें ब्राउजर से रिक्वेस्ट आने वाली उसका एक टाइप होता है, वो गेट टाइप की हो सकती है, पोस्ट टाइप की हो सकती है। तो ब्राउजर से हम ऑलवेज सर्वर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूआरएल, विद द हेल्प ऑफ क्लिक। तो लाइक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये कुछ क्लिक इवेंट यहाँ पर ऑकर करेंगे यहाँ पर, तो हमारा सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा। तो क्लिक बेसिस पे हम ये क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, या हम क्या कर रहे हैं, कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे हमने सर्च किया तो यहाँ से कुछ फिल किया, तो यहाँ से हमारी क्या होगी, ये पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, मतलब यहाँ से कुछ डेटा जाएगा यहाँ से ये। तो अलग अलग वे है यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करने के। अजाक्स के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कोडिंग के थ्रू क्या जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी, ये डायरेक्ट वे भी है। और अजाक्स मतलब कोडिंग के थ्रू भी रिक्वेस्ट जाएगी हमारी ये। तो ये अलग अलग तरीके से सर्वर पर हमारे पास में क्या होगी, रिक्वेस्ट जाएगी, और उसको वहाँ पर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग हमारा सर्वलेट क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो यदि उसके पास में डेटा आ गया, यदि पोस्ट रिक्वेस्ट है तो डेटा आएगा, गेट रिक्वेस्ट है तो जस्ट वो गेट की डिमांड करेगा यहाँ पर ही। गेट मतलब जस्ट सर्वर से वो डेटा लेगा बस वो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा ये डिप्लॉयमेंट हुआ यहाँ पर ये। तो ये हमको यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा, डिस्प्ले नेम जो भी वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर यहाँ पर दिखता है हमें, ये डिस्प्ले नेम जो भी हम देना चाहते हैं। SBMS 04। तो मैंने यहाँ पर वॉर फाइल के अंदर ही चेंज कर दिया, तो यहाँ पर डिस्प्ले नेम क्या हो गया, यहाँ पर ये चेंज हो गया ये। अब मुझे क्या करना है कि इसको कॉल करना है याले सर्वलेट को। तो ये मेरा आईपी एड्रेस तो अभी क्या है, मेरा लोकल ही है ये, और ये मेरा सर्वर का पोर्ट नंबर। और ये मेरा क्या है, कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो वॉर का नेम रहता है, और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये हमारा जो यूआरएल का जो पैटर्न है, वेलकम। तो ये मेरा क्या यूआरएल है यहाँ पर ये। तो मैंने क्या करा अभी उस पर एक मार्क्यू टैग मैंने लगाया उस पर ये। तो ये ऐसा मूवमेंट करते हुए आ रहा है मेरे पास में, ये HTML का टैग है यहाँ पर ये। तो मैंने यहाँ पर ये डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, ये मेरा किस टाइप का ये। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन वेब एमवीसी के या रेस्टफुल के अंदर ये सब कोडिंग ही होती है इंटरनली। तो हम एफर्ट लगा के सर्वलेट में भी उसको कर सकते हैं। हम यहाँ से जैसा चाहे वैसा हम लोग रिस्पॉन्स यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं यहाँ से ये।
तो अभी ये मेरा जो रिस्पॉन्स है ये मेरा HTML टाइप का है। मैं वेब सर्विसेज क्रिएट करूंगा तो मैं यहाँ से जेसन डेटा भी जो है वो सेंड करवा सकता हूँ। मैं बाद में करके ही बताऊंगा यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बिहाइंड द सीन ये सब चलने वाला है। तो ये टेक्नोलॉजी के टॉप पर हमारा क्या होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है यहाँ पर ये। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो यहाँ पर ये हमें यहाँ पर ये प्रिंट होते हुए दिख रहा है यहाँ पर ये। क्यों नहीं? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो ये सर्वर के कंसोल पे हमें यहाँ पर ये दिख रहा है ये। च- हमारा पास में क्या है, सर्वर पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब इसके पास में बार बार रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ पर हमारा सर्विस कॉल हो रहा है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर ही। तो एज ए जब हम लोग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट होता है इस तरीके से नहीं होता है। इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर हमें डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम CI/CD अप्रोच यूज करते हैं। CI/CD अप्रोच का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि CI/CD अप्रोच का हम लोग यूज करते हैं। तो एज ए ये जो भी हम हमारा कोड कर रहे हैं ये उसको हम लोग कहाँ पर पुट करते हैं, हमारा ये गिट हब या बिट बकेट। तो मोस्टली तो बिट बकेट यूज होता है इंडस्ट्री में। बिट बकेट के अंदर क्या होता है, हमारा ये कोड जो होता है हम लोग इस रिपोजिटरी के अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से हमारे पास में टूल रहता है हमारा ये जेनकिन। तो जेनकिन का भी इम्प्लीमेंटेशन हम अभी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग वेब पे बात करते हैं तो हमें टूल पे काम करना चालू कर देना चाहिए। तो ये जेनकिन यहाँ पर टूल होता है, और हमारा जो ये जेनकिन जो है वो क्या करता है कि इससे हमारा जो कोड जो है, सोर्स कोड जो है वो उसको ये पूल करता है। जेनकिन क्या करता है, ये बिट बकेट से या गिट से जहाँ पर हमारा सोर्स कोड रहता है यहाँ पर उसको ये पुल करता है। तब हमारे कोड को यहाँ पर पुश करते हैं, जेनकिन पुल करता है। और ये क्या करता है कि हमारे सर्वर पर ये डिप्लॉय करता है हमारे कोड को। बहुत सारी यहाँ पर चीजें होती है एक्चुअली में। तो ये टॉमकेट पे इसको ये डिप्लॉय करता है। अब इसके अंदर और भी चीजें हैं कि ये जेनकिन क्या करेगा, यहाँ पर इसके ऊपर कोड को पुल करेगा, उसके ऊपर स्टैटिक जो है वो यहाँ पर टेस्टिंग करेगा कोड के सिंटेक्स की सोनार क्यूब से। तो सोनार क्यूब भी हम आगे लगाएंगे। फिर उसके बाद में जे यूनिट टेस्ट केसेस यहाँ पर कॉल करेगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पर ये बिल्डर बनाएगा। तो जेनकिन क्या करता है हमारा ये, यहाँ पर जो है वो पुल द सोर्स कोड। तो जेनकिन हमारा क्या करता है यहाँ पर ये सोर्स कोड को यहाँ पर ये पूल करता है। तो एज ए हमारे पास में जो मल्टीपल डेवलपर्स जो है, ये मल्टीपल डेवलपर्स वो क्या करते हैं कि हमारे पास में डेव टीम जो है वो अपने कोड को क्या करती है, यहाँ पर ये इस पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है वो इसको यहाँ पर अपने कोड को जो है वहाँ पर ये पुश करती है। पुश करना मतलब ये गिट की टर्मिनोलॉजी है। ये अपने कोड को क्या करते हैं, सब लोग कोलैबोरेट करते हैं, यहाँ पर पुश करते हैं ये। जेनकिन यहाँ पे क्या करेगा, सोर्स कोड को यहाँ पर ये पूल करता है। फिर पूल करने के बाद में क्या होता है कि
यहाँ पर जो है वो कोड की जो सिंटेक्स है उसकी क्या होती है, यहाँ पर ये टेस्टिंग होती है। अब इसके लिए हमारे पास में टूल है ये, एक ये सोनार क्यूब। तो ये कोड रिव्यू क्या करता है, यहाँ पर ये कोड रिव्यू करता है। कोड रिव्यू में वो यहाँ पर सब कोड की क्या क्वालिटी है, या कहाँ कहाँ पर उसमें वल्नरेबिलिटीज है, कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स है, या कहाँ पर उसके अंदर जो है वो अननेसेसरी जो कोड है वो वहाँ पर रिटर्न है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कोड रिव्यू होता है। तो सोनार क्यूब का भी इसके लिए क्या करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है। तो सोनार क्यूब सर्वर जो है वो हमारे कोड की टेस्टिंग करता है। ये करके बताऊंगा मैं इसको ये एक दो सेशन में ये। तो हम साथ में जेनकिन सोनार क्यूब सब लगाते चलेंगे अभी से ही, ये बिकॉज ये रियल टाइम मैनर में हमको लर्निंग करना है ये। तो यहाँ पर जो है वो सिंटेक्स की टेस्टिंग होगी यहाँ पर, या कोड एनालिसिस होगा यहाँ पर, या कोड रिव्यू होगा, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर ये। तो सब मैनुअली जो हम लोग करते हैं वो उसको हमको ऑटोमेशन कर देना, जेनकिन के थ्रू करवाना है ये। फिर कोड रिव्यू होगा हमारा। फिर हमारा जो है वो जे यूनिट टेस्टिंग होगी यहाँ पर ये। फिर हमारा जो है वो एज ए आर्टिफैक्ट बनेगा, आर्टिफैक्ट। तो जे यूनिट में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कोड की का जो लॉजिक है, कोड का जो लॉजिक है उसके ऊपर हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें जो जो भी सिनेरियो है सब राइट करना पड़ता है, हमारा लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं अकॉर्डिंगली उसके। तो कुछ परसेंटेज रहता है, 80% कोड कवरेज होना चाहिए यहाँ पर हमारा टेस्ट केसेस का। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में होता है, मतलब एक क्वालिटी कोड राइट करने के लिए काफी सारे फेज से निकलना पड़ता है कोड को। ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट हमें दी और उसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ भी कोड राइट करके दे दिया। ये काफी सारे यहाँ पर टेस्टिंग से निकलता है हमारा कोड ये। तो कोड रिव्यू होता है जिसके अंदर हमारा प्रॉपरली कोडिंग है या नहीं है, या अननेसेसरी कोड कहाँ पर है। कुछ भी अननेसेसरी रहेगा वो टूल हमें यहाँ पर बताएगा ये। फिर जे यूनिट टेस्ट केसेस जो है वो कोड कवरेज का यहाँ पर चेक होता है। उसके बाद में हमारे पास बनता है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट, तो आर्टिफैक्ट का मतलब है बिल्ड बनता है, वो जार भी बन सकती है, वॉर भी बन सकती है, डिपेंड करता है। तो वेब एप्लीकेशन के केस में तो वॉर ही बनेगी बेसिकली, सर्वर को तो वॉर फाइल समझ में आती है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में ये आर्टिफैक्ट बनेगा। अब ये आर्टिफैक्ट जो है वो इसकी भी क्या होती है, वर्जनिंग होती है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि ये कंटिन्यूसली बनते हैं। ये बार बार क्या होता है कि डेवलपमेंट टीम क्या करती है, कोड को जो है वो रिपोजिटरी में डालती है ये। तो बार बार क्या करती है, कोड को ये रिपोजिटरी में यहाँ पर डालती है ये। तो इस पर्टिकुलरली रिपोजिटरी के अंदर हमारा रहता है प्रोजेक्ट का सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड को जेनकिन क्या करता है, यहाँ पर पुल करता है। तो डेवलपर तो अपने कोड वगैरह करते हैं, यहाँ पर पुश करते हैं। अब ये आना चाहिए, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में तो ये इसी तरीके से फॉलो होता है ये। तो अपने कोड को ये पुश करते हैं। तो पुश करने के लिए हमारे पास में हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, जैसे ये गिट। गिट का सॉफ्टवेयर हमें लगता है सारे डेवलपर की मशीन पे गिट का सॉफ्टवेयर होता है। तो काफी सारे लोकल सिस्टम जो सेटअप करते हैं, तो उसके अंदर हमें ये गिट का सॉफ्टवेयर जो है वो सारे डेवलपर्स के पास में रहेगा। यहाँ पर इसके पास में रहेगा, इसके पास में रहेगा, इसके पास में रहेगा। जो जो भी हमारी डेवलपमेंट टीम है सभी के पास में रहेंगे। वो क्या करेंगे, अपने कोड को यहाँ पर वो पुश करेंगे ये। तो यहाँ पर ब्रांचेस रहती है, मास्टर ब्रांच रहती है और हमारी डेवलपमेंट ब्रांच होती है। एक मास्टर ब्रांच रहती है जहाँ पर हमारा कोड जाता है फाइनली, बट उसके पहले हम हमारी ब्रांच पे कोड जो है वो डालते हैं। तो काफी यहाँ पर ये गेट टूल के अंदर हमें ये अपनी ब्रांच में हम हमारे कोड को डालते हैं और हमारे सीनियर को
हम लोग रिव्यू करने के लिए देते हैं कोड को, फिर वो रिव्यू करता है, फिर उसको अप्रूव करता है। तो उसका क्या होता है, पीआर रिक्वेस्ट रेज होता है, और पीआर रिक्वेस्ट रेज होने के बाद में हमारा कोड जो है मास्टर ब्रांच में मर्ज होता है। तो एक यहाँ पर जो मेन ब्रांच रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ब्रांच। तो अलग अलग नाम हो सकते हैं इस पर द इंडस्ट्री, कोई मास्टर ब्रांच करता है, कोई डेवलपमेंट ब्रांच करता है, जो कि फाइनल ब्रांच रहती है। और हमारे पास में सारे डेवलपर जो है वो उनकी ब्रांच में कोड डालते हैं, जो भी उनको काम असाइन होता है वो उनकी ब्रांच पे काम करते हैं। फिर उनकी ब्रांच पे काम करने के बाद में अपने कोड को वो पुश करते हैं उनकी ब्रांच में, और वो सीनियर को असाइन करते हैं कोड रिव्यू के लिए। एक पीआर रिक्वेस्ट रेस करते हैं, पर्सनल रिव्यू। तो उसके ऊपर जो सीनियर जिसको भी असाइन करते हैं वो कोड रिव्यू करता है, उसको अप्रूव करता है। यदि वो अप्रूव होगा तो हमारा कोड जो होता है वो मास्टर ब्रांच के अंदर क्या होता है, मर्ज होता है वो बाद में। फिर इस मर्ज किए कोड को हमारा जेनकिन का जो यहाँ पर जॉब जो है वो उसको ये पूल करता है। तो फाइनली ये सभी का काम जो है यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये आएगा, ये इसको ये पूल करता है। पूल करने के बाद में कोड रिव्यू करेगा, उसके अंदर का रिपोर्ट निकालेगा कि कोड जो है वो कैसा कोड है, उसके अंदर क्या क्या इशू है कोडिंग में, यहाँ पर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट निकलती है। और किसी न किसी को वो कोड की जो है वो रिपोर्ट जो है वो जो भी निकलती है असाइन होती है, ताकि ये जो भी कोड है उसको वो सही करे वो यहाँ पर ये। तो उस समय तो एक्सेप्ट हो जाता है, बाद में वो किसी और को सारी की सारी वल्नरेबिलिटी जो जो भी सिक्योरिटी इशू है कहाँ कहाँ हो सकते हैं वो एनालिसिस करना पड़ता है। ये सब क्लाइंट जो है वो ऑब्जर्व करता है, ये क्लाइंट के पास में सारी रिपोर्ट जाती है, क्योंकि क्लाइंट के लिए हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उनके ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का पार्ट रहता है कि उनका कोड कवरेज इतना होना चाहिए, कोड क्वालिटी ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर ये बाद में आता है परफॉर्मेंस। तो सिर्फ कोड राइट करना है कुछ नहीं है, काफी सारी चीजें जो होती है वो ऑब्जर्वेशन में आती है, ये आगे देखेंगे ये जैसे जैसे हम लोग आगे टूल का यूज करते आएंगे। तो जे यूनिट टेस्ट केसेस कॉल होंगे, बाद में बनता है हमारे पास में ये आर्टिफैक्ट। तो फाइनल तो वॉर फाइल बनना है, और ये वॉर फाइल को क्या करता है जेनकिन जो है कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता है। पहले तो उसका बैकअप रखता है नेक्सेस के अंदर या फिर जेफ्रॉक के अंदर। तो जेनकिन हमारा यहाँ पर टूल है ये, इसलिए एज ए एक्सपीरियंस पर्सन टूल का नॉलेज बहुत जरूरी होता है। सारे टूल CI/CD टूल और जो जो भी टूल है वो हमें वो आना चाहिए यहाँ पर ये। तो ये जेनकिन काफी सारे हमारे लिए काम करेगा, और जेनकिन जो है वो सेंट्रलाइज है, वो कम्युनिकेशन करता है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर से या मशीन से यहाँ पर ये। अब ये यहाँ पर जो भी हमारा ये आर्टिफैक्ट है और है, इसको क्या करेगा ये टॉमकेट पे, टॉमकेट के ऊपर क्या करता है यहाँ पर ये डिप्लॉय करता है ये। तो जो हमारा ये कोड है वो टॉमकेट पे जाना है यहाँ पर ये। तो टॉमकेट के पास में हमारे पास में ये वेब फोल्डर है यहाँ पर ये। तो ये इसके ऊपर क्या करता है, उसको ये कॉपी कर देगा यहाँ पर। तो टॉमकेट के अंदर हमारे पास में ये क्या है, ये वेब फोल्डर है, यहाँ पर इसको कॉपी कर देगा। तो जो भी जिस भी लोकेशन पर है यहाँ पर ये। तो अभी तो हम लर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो है वो ऐसे ये विंडो का मशीन है। अदरवाइज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये लिनक्स बेस्ड मशीन होता है। लिनक्स बेस्ड मशीन के ऊपर क्या है, ये सी रीड ऐसी ड्राइव तो होती ही नहीं है, वहां पर हमको रूट से जाना पड़ता है ये। तो ये हमारा क्या है कि वहां पर ये इस तरीके का जो भी पाथ है उस लोकेशन पे उसको वो क्या कर देता है, वो कॉपी कर देता है वहां पर ये वेब के अंदर ही। फिर सर्वर को हम लोग मैन्युअली भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेशन के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर ये, जेनकिन के थ्रू भी स्टार्ट करवा सकते हैं यहाँ पर ये। फिर हमारी टेस्टिंग टीम है उसको वो टेस्ट करती है, हम भी क्या करते हैं टेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एक ही सर्वर रहता है हमारे पास में, यहाँ पर ये जो सेम सर्वर का जो सेटअप जो है ये अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए भी रहेगा हमारे पास में ये। तो ये एक सेटअप हमारे लिए है, एक सेटअप हमारे
क्यूए एनवायरनमेंट के लिए, ये डेव एनवायरनमेंट के लिए जहाँ पर डेवलपमेंट टीम अपनी टेस्टिंग करेगी। ये क्यूए एनवायरनमेंट के लिए है ये। एक हो सकता है कि हमारा ये यूएटी एनवायरनमेंट क्लियर है। फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए भी रहे, बट हो सकता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए सर्वर दूसरा यूज होता हो, टॉमकेट यूज नहीं करे वो, वेब स्पेयर यूज करे, वेब लॉजिक यूज करे। तो कोई सा भी सर्वर, कोई सा भी जो है वो यहाँ पर एनवायरनमेंट पे यूज हो सकता है। और जरूरी नहीं कि बार बार जो है वो टॉमकेट ही क्या होगा वो यूज होगा। तो कौन से एनवायरनमेंट में हमारा जो है वो पर्टिकुलरली क्या जाने वाला है, हमारा डिप्लॉयमेंट जाने वाला है, ये सब जेनकिन के ऊपर कॉन्फ़िगरेबल रहता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में आता है। जो भी हम जो जॉब राइट कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर कौन सा ब्रांच का हमें बिल्ड क्रिएट करना है, या फिर कौन सा हमें यहाँ पर ये कौन सा सर्वर पे हमें डिप्लॉय करना है। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेवऑप्स टीम की होती है, बट एज ए डेवलपर हमें इस पर्टिकुलरली डेव एनवायरनमेंट का जो है वो एक्सेस रहता है ये। तो हम लोग डेव एनवायरनमेंट या क्यूए एनवायरनमेंट के लिए कुछ यहाँ पर चेंजेस या मैनिपुलेशन कर सकते हैं ये, क्योंकि ये हमारे हाथ में। तो जो भी हमको डेवऑप्स टीम बना के दे तो हम यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हमारे हिसाब से कर सकते हैं, हमको एक्सेस रहता है कि हम लोग जो ब्रांच चाहें वो ब्रांच को हम लोग चेंज करें। और यहाँ पर कुछ हमें ये कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे चेंजेस करना हो ये, क्योंकि डेवलपमेंट लेवल पे हमें दो एनवायरनमेंट का एक्सेस तो रहता है, बट ये जो यूएटी एनवायरनमेंट है और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पर हो सकता है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टॉमकेट यूज नहीं हो, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमारा जो है वो वेब लॉजिक सर्वर यूज हो जाए। वेब लॉजिक सर्वर यूज हो जाए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये प्रोडक्शन में क्या हो जाए, ये यूज हो जाए। तो जो प्रोडक्शन के जो डिप्लॉयमेंट होते हैं बेसिकली वो जेनकिन से नहीं होते हैं डायरेक्टली, वो एक्चुअली में उसके लिए पूरे प्लानिंग के साथ में इसको मैन्युअली करते हैं, क्योंकि काफी रिस्क रहता है। तो ये लाइव, क्योंकि ये लाइव एनवायरनमेंट रहता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो मैनुअली करते हैं, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, रिस्क नहीं रहता है उसमें। ये यहाँ तो सब क्या होता है कि टेस्टिंग चल रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट टेस्टिंग चल रही है, क्यूए टेस्टिंग चल रही है, डेवलपमेंट अपने काम को टेस्ट कर रहा है, क्यू टीम फंक्शनलिटी टेस्टिंग कर रही है, क्लाइंट अपनी टेस्टिंग कर रहा है यहाँ पर ये, कि उनकी जो उनकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर ये। तो बट हमें इसका नॉलेज चाहिए, ये काम कैसे करते हैं, और एज ए एक्सपीरियंस पर्सन हमें यहाँ पर इसका नॉलेज चाहिए ही होता है। जितना ज़्यादा लर्न करोगे उतना अच्छा, उतना बेटर है। तो अल्टीमेटली ये जो डिप्लॉयमेंट है जो ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये तो ये अभी तो हम लर्न कर रहे हैं तो डायरेक्ट हो रहा है, बट बाद में ये CI/CD के थ्रू होगा यहाँ पर ये। तो हम हमारे कोड को क्या करेंगे, पुश करेंगे रिपोजिटरी के अंदर यहाँ पर ये। जेनकिन क्या करेगा, उसको यहाँ पर ये पूल करेगा, पूल करने के बाद में अलग अलग टूल की हेल्प से, तो यहाँ पर सोनार की रोल में आएगा, यहाँ पर हमारा ये जेनिट रोल में आएगा, यहाँ पर जो है हमारा ये कि नेक्सेस या फिर जेफ्रॉग रोल में आएगा, और आर्टिफैक्ट बनेगा, फाइनली बिल्ड बनेगा, जो कि मैंने डायरेक्टली बना दिया है। और बनने के बाद में जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये सर्वर के ऊपर जाएगा, सर्वर स्टार्ट करेंगे, जिससे कि सर्वर स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टीम क्या करेगी, उसको वो टेस्ट करेगी यहाँ पर ये। तो डेवलपमेंट टीम अपने काम को टेस्ट करेगी, तो डेव एनवायरनमेंट उसका एक यूआरएल रहेगा यहाँ पर ये, कि वे टीम क्या करेगी, टेस्टिंग करेगी हमारे पास में ये। तो
क्यूए टीम क्या करेगी अपना, यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर ये टेस्टिंग परफॉर्म करेगी हमारी ये क्यूए की टीम रहेगी यहाँ पर ये, जिनका रोल क्यूए का रहता है, क्वालिटी एश्योरेंस का। यूएटी की टीम जो रहेगी ये क्लाइंट साइड टीम रहेगी। क्लाइंट साइड भी टेस्टिंग होती है तो वो यूएटी से अपनी टेस्टिंग को यहाँ पर परफॉर्म करेगी यहाँ से। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस टीम है, और ये हमारे पास में ये एज ए ये क्लाइंट साइड टीम है ये। यूए टीम और अवर क्लाइंट टेस्टिंग टीम, ये क्या होती है, क्लाइंट की टेस्टिंग की टीम होती है, क्लास क्लाइंट क्यूए टीम बोल सकते हैं उसको। और यहाँ पर तो जो है वो एंड यूजर, हम लोग जो है लाइव, जब प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है तो यहाँ पर तो फिर एंड यूजर ही जो जिसके लिए बना है यहाँ पर ये, वो सीधे एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आने के पहले और भी टेस्टिंग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है यहाँ पर ये। और काफी सारे यूजर को, फेक यूजर क्रिएट करके क्या करते हैं, एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, उसके लिए हमारे पास में लगता है जेमीटर। तो हमारा एप्लीकेशन पर्टिकुलरली यूजर पे कैसा परफॉर्मेंस देगा यहाँ पर ये, उसके लिए हमारे पास में हमें लगता है ये जेमीटर। तो जेमीटर के थ्रू हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। तो ये जे मीटर का भी हमें क्या लगता है यहाँ पर ये नॉलेज चाहिए रहता है, ये हमें जे मीटर को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और बहुत सारी रिक्वेस्ट, फेक रिक्वेस्ट क्रिएट करवा के हमारे सर्वर को हिट करवाते हैं, और देखते हैं कि ये 50 यूजर पे कैसे काम करेगा, 100 यूजर पे कैसे काम करेगा। फिर हमें अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट, अकॉर्डिंग टू सेशन, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, लोड बैलेंसिंग करना पड़ता है। लोड बैलेंसिंग मतलब कि नए नए सर्वर क्रिएट करना है बेस्ड ऑन लोड। जस्ट एक ही सर्वर नहीं रहेगा, मल्टीपल सर्वर क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर, एक जिसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर। और बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट यहाँ पर क्या होती है, क्लस्टरिंग होती है यहाँ पर ये। तो प्रोजेक्ट लाइव होते होते, काफी सारी टेस्टिंग होते हुए यहाँ पर, टेस्टिंग होते होते वो लाइव होता है, ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, बाद में ये फिर नंबर ऑफ यूजर पे टेस्टिंग है। क्यूए टीम जो टेस्टिंग करती है उनके अलग अलग लेवल पे टेस्टिंग होती है यहाँ पर, ये फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए। बट एज ए डेवलपर हमें यहाँ पर ये हमारे कोड को यहाँ पर ये डालना ही है। तो अभी तक तो मैं यहाँ गया नहीं हूँ, मैंने अभी क्या करा, यहाँ पर ये डायरेक्ट कोड को यहाँ पर जो है ये डिप्लॉय किया है सर्वर पर ये। तो ये इसका हमने अल्टीमेटली वॉर फाइल क्रिएट किया, और वॉर फाइल क्रिएट करने के बाद में हमने उसको सर्वर पर डाला, ये सर्वर पे हमने उसको डाला। और वेब फोल्डर में हमारा यहाँ पर गया ये। और वेब फोल्डर में जाने के बाद में क्या हुआ कि ये यहाँ पर जो है वो इस लोकेशन में मेरा ये क्लास फाइल है ये, और ये क्लास फाइल इस लोकेशन के ऊपर है ये। और यहाँ पर जो है ये मैंने जैसे रिक्वेस्ट करी वैसे मेरे मेरे पास में क्या आया, ये रिस्पॉन्स आया ये। अब ये थी हमारे पास में स्टोरी है सर्वलेट की। अब मेरा एक यहाँ पर माइनर सा चेंजेस था ये, तो मैं फिर से डिप्लॉयमेंट करूंगा, मैं यहाँ पर ये फिर से वॉर फाइल बनाऊंगा, फिर से मैं डालूंगा। तो इसकी वजह मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा इसका इसका जो डॉट क्लास फाइल जो है ये,
डॉट बीन ऐसा कुछ फोल्डर का नेम है जहां पर जो है वो इसका क्लास फाइल क्रिएट होता है, आईडी के लेवल पे है। वर्क स्पेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे नहीं भी मिल रहा है यहाँ पर ये। तो ये हमारा क्या है, मेवन प्रोजेक्ट है, तो वॉर फाइल हम लोग यहाँ से ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, बट ऐसे करते नहीं है। हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में जो टूल है वो है मेवन। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेवन के थ्रू हम लोग यहाँ पर जो है वो इसका बिल्ड क्रिएट करते हैं। तो हमारे जो है ये पॉम डॉट एक्सएमएल। तो हमारे पास में इसका ये पॉम डॉट एक्सएमएल, पॉम डॉट एक्सएमएल में हमारे पास में जो ये पैकेजिंग है, तो ये पैकेजिंग है हमारे पास में ये वॉर की। तो ये वॉर फाइल की हमारे पास में यहाँ पर पैकेजिंग है, तो ये वॉर फाइल क्रिएट करेगा ये। तो ये म, हम यहाँ पर मेवन के थ्रू इसका बिल्ड क्रिएट करवाएंगे। तो टारगेट फोल्डर के अंदर क्या होगा, इसका ये बिल्ड जो है वो क्रिएट होगा यहाँ पर ये। तो इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर हमारे पास में मेवन का इंस्टॉलेशन है यहाँ पर ये। और रन एज करेंगे मेवन इंस्टॉल। तो यहाँ पर क्या होगा कि मेवन के थ्रू हमारा जो है ये बिल्ड क्रिएट होगा इसका। तो इसकी टारगेट लोकेशन पर यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में जो है ये इसका ये वॉर फाइल जो है क्रिएट हुआ ये। अब इसके तो जब वॉर फाइल यहाँ पर क्रिएट हुआ ये, तो पहली अप्रोच से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ पर सब हमें मैन्युअली करना है, लेकिन हम लोग मेवन का यूज करेंगे यहाँ पर ये। तो ये क्या करेगा कि हमारे लिए बिल्ड क्रिएट करके देगा हमारे लिए ये। तो ये जो भी पैकेजिंग रहती है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये वॉर फाइल क्रिएट करता है। तो उसने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ये वॉर फाइल को यहाँ पर क्रिएट किया। और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया वाला फोल्डर भी है हमारे पास में ये। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये इसकी कंपाइलेशन फाइल भी इसके अंदर दिखेगी यहाँ पर ये डॉट क्लास फाइल। तो ये हमारे पास में वॉर फाइल है। ये हमारे पास में क्या है, ये उसका ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो यहाँ पर ये फोल्डर है यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना है कि इसकी इस लोकेशन से ये डॉट क्लास फाइल को जस्ट थोड़ा बहुत यदि चेंजेस है, तो हम ऐसा काम चलाने के लिए ऐसे ही डेवलपमेंट साइड में हमारे सर्वर के ऊपर यहाँ पर जो है ये इसके वेब आईएनएफ में यहाँ पर जो है ये क्लासेस के अंदर उसको रिप्लेस कर दो ये। डायरेक्ट यहाँ पर हमने उसको रिप्लेस कर दिया, डायरेक्ट हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर ये। तो कुछ चेंजेस आएगा सर्वर पर ये। तो मैंने डॉट क्लास फाइल को वहां पर डायरेक्ट क्या कर दिया, यहाँ पर चेंजेस कर दिया मैंने ये। और मेरे नया वाला जो फाइल है इसके अंदर यहाँ पर ये एक लाइन ऐड किया मैंने ये। तो इसका मैंने डॉट क्लास फाइल को सर्वर पर डायरेक्टली रिप्लेस रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पर ये। तो ये सर्वर के ऊपर मेरे पास में क्या होगा कि नया वाला जावा का फाइल चलेगा है मेरे पास में ये।
तो मेरे पास में ये क्या सर्वर पे जो है वो रिस्पॉन्स तो जाएगा। बट यहाँ पर जो है मैंने इसको यहाँ पर प्रिंट करवाया यहाँ पर ये प्रिंट हो नहीं रहा है। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पर ये। फिर से ये क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये। हम एक काम करते हैं यहाँ पर ये कि ये फाइल जो है ये सर्वर रीड कर लेता है। हम इसको क्या करते हैं कि जो इसका वॉर फाइल है यहाँ पर उस वॉर फाइल को ओपन करते हैं। तो हमारे पास में ये आर्काइव रिलेटेड सॉफ्टवेयर है 7Z। यहाँ पर इसके वेब INF फोल्डर में जाओ, क्लासेस में जाओ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये सब आना चाहिए। यहाँ पर बाद में हमें फ्यूचर में कुछ जुगाड़ जुगाड़ करना है तो ये सब हमें आना चाहिए ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस क्लास को जो है वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इसकी वॉर फाइल में ये। तो यहाँ पर जो है ये आएगा। यहाँ पर ये 7Z सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ये हमारे पास में ये आता है। यदि हमने कुछ मॉडिफाई करा है तो ये कितने बजे गया है हमारा ये मॉडिफाई हुआ है नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत उसका साइज में चेंजेस दिखेगा। तो अब सर्वर पर अब हम क्या करते हैं सर्वर पर पुराने वाले डिप्लॉयमेंट को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर ये सर्वर फिर से रीड करेगा। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगा मतलब इसको एक्सट्रैक्ट करता है यहाँ पर ये सर्वर के लोकेशन पे ही। और यहाँ पर इसके सर्वर के ऊपर कुछ यहाँ पर यहाँ पर डिप्लॉय करते हुए भी यहाँ पर ये दिखेगा यहाँ पर ये। तो इस लोकेशन पे कुछ चेंजेस हुआ या नहीं हुआ यहाँ पर ये इसने ये क्रिएट किया है यहाँ पर ये। तो अभी हमारा ये नया वाला जो है वो हमने वहां पर एक एक क्लास का रिप्लेसमेंट किया है। हमने पूरे की पूरी वॉर फाइल को डिप्लॉय नहीं की है। तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी सर्वर को, तो बार बार रिक्वेस्ट जा रही है। तो यहाँ पर देखो जितनी बार रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पर ये प्रिंट होता हुआ दिख रहा है इधर नीचे। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे ये प्रिंट होता हुआ दिखेगा यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी, मैंने रिक्वेस्ट करी। तो ये बार बार क्या होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर ये प्रिंट होता हुआ दिख रहा है ये। अब ये क्यों प्रिंट होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लाइन का स्टेटमेंट मैंने वो रेड कर दिया मैंने ये। तो जब भी हम क्या करेंगे एज ए लोकली करते हैं बेसिकली। तो बार बार हम क्या करते हैं कि हमारे डिप्लॉयमेंट को हम लोग लोकली सर्वर पर डालते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग। लेकिन रियल टाइम में लोकली करने के बाद में हमें हमारे कोड को कहाँ डालना पड़ता है ये बिट बकेट में या गिटहब में। मोस्टली बिट बकेट ही रहता है। फिर CI/CD के थ्रू हमारा डिप्लॉयमेंट होता है अलग अलग एनवायरनमेंट में, डेव एनवायरनमेंट, QA एनवायरनमेंट। कई बार तो दोनों एनवायरनमेंट कॉमन ही रहते हैं, डेवलपमेंट QA साथ में ही काम करते हैं एक ही एनवायरनमेंट पे। UAT है, प्रोडक्शन है, प्री प्रोड भी होता है, पायलट एनवायरनमेंट भी होता है, काफी सारे होते हैं डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री। बट चीजें इस तरीके से फॉलो हो गई हमारे पास में ये। और ये सिनेरियो है मोनोलिथिक एप्लीकेशन का, डायरेक्ट सर्वर पर डाल रहे हैं। यदि माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन होगा तो सर्वर की जगह पर आ जाएंगे हमारे पास में कंटेनर। डायरेक्ट कंटेनर के ऊपर हम डालते हैं और कंटेनर के अंदर हमारे सर्वर रन होते हैं। बिकॉज हम एक एनवायरनमेंट में मल्टीपल सर्वर को दिया अब रखेंगे तो हमारे लिए काफी सारे जो चैलेंजेस होंगे यहाँ पर ही। तो वो कंटेनर बेस्ड हमें जाना पड़ता है माइक्रो सर्विसेज के केस में ही। तो अभी हमारे पास में यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली जो है ये
हमारे पास में ये रिस्पॉन्स आ रहा है ये सर्वर से ही है, बट एक्चुअली में CI/CD होगा हमारा, इस तरीके से होगा ये। तो ये थी हमारे पास में ये डिप्लॉयमेंट करना। तो मैंने कुछ यहाँ पर जो है ये डिप्लॉयमेंट मैंने यहाँ पर करके बताया। अब हमें और कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में कुछ कुछ रिक्वेस्ट दूंगा मैं, और मेरे पास में वो भी प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर ही। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जाए और हमारा क्या हो जाए कि यहाँ पर ये जो भी करे यहाँ पर ये उसका नेम भी यहाँ पर प्रिंट हो जाए यहाँ पर ही। तो रिक्वेस्ट, जो भी हमारे पास में रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट यू नेम स्ट्रिंग नेम। तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का दे रहा है यहाँ पर ये, तो हमें यहाँ पर इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा ये। तो हम चाहते हैं कि यदि जो भी हमारे पास में यूजर का नेम आएगा ये भी प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं कि उसको तो ये यहाँ पर ये नेम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर ये। अभी हमारे पास में क्या होगी ये नई क्लास जो है वो जनरेट होगी यहाँ पर ये कंपाइल होने के बाद में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये जेनकिन, हम यहाँ पर ये मेवन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसका ये बिल्ड क्रिएट करते हैं। तो मेवन इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर ये, तो पुराना वाला बिल्ड डिलीट होगा और नया बिल्ड हमारे पास में आएगा ही। ये टारगेट के अंदर हमारे पास में नया बिल्ड आया है ये। तो यहाँ पर क्या करो कि या तो पूरा के पूरा बिल्ड डिप्लॉय करो, कॉपी करो यहाँ पर ये, पुराने वाले को डिलीट कर दो यहाँ पर ये दोनों ही। ये 7Z सॉफ्टवेयर में है यहाँ पर। तो मेरे पास में क्या हो गया, ये डिलीट हो गया ये। तो ये नया डिप्लॉयमेंट चले गया सर्वर पर यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो हम एज ए कुछ इनपुट भी दे सकते हैं एज ए क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मेरे नाम को यहाँ पर मैं सेंड कर रहा हूँ मैं ये। तो ये जो भी मेरे पास में ऐसे रिक्वेस्ट है ये, तो वो प्रिंट होकर आएगी मेरे पास में ये बैकएंड में। यहाँ पर इसको वो ले नहीं रहा है इसलिए वो नल आ रहा है यहाँ पर ये। यू नेम। गेट पैरामीटर है, एट्रीब्यूट नहीं है। तो अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है कि मेवन का जो यहाँ पर ये बिल्ड क्रिएट करना है यहाँ पर ये।
मैं वन इंस्टॉलेशन करो यहाँ पर ये, और फिर से बिल्ड क्रिएट करो इधर। फिर इसको क्या करो यहाँ पर ये कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद में इधर जाके फिर से ये पेस्ट करो यहाँ पर ये पुराने वाले जो बिल्ड है उनके नाम को यहाँ पर ये डिलीट करो, पुराने वाले और को ये 001 स्नैपशॉट का भी मीनिंग है अपना है कि अभी हमारा ये वेलकम सर्वलेट अभी ये एक्सट्रैक्ट होगा इस लोकेशन से ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होगा, तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया हमारे पास में ये। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फिर से यूआरएल को क्या करते हैं, हिट करते हैं ये। तो मैं यहाँ पर एक नाम भेज रहा हूँ ये, तो वो क्या करेगा, ऐसे रिक्वेस्ट उस नाम को लेगा वो, और साथ में वो प्रिंट करवाएगा ये। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये मेरा नाम भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये प्रिंट होगा यहाँ पर ये। तो जो भी रिक्वेस्ट होगी, जो भी यहाँ पर है, यहाँ पर जो भी हमारा ऐसे इनपुट जाएगा ब्राउजर से, तो वो हमारे पास में ये सर्वर से वापस प्रिंट होकर आ रहा है। तो कुछ भी हमें यहाँ पर भेजना हो गेट के साथ में, हम छोटा मोटा डेटा भी भेज सकते हैं। कुछ उसका एमबी का लिमिटेशन रहता है यहाँ पर, उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा सेंड कर सकते हो। सर्वर से हमें कुछ करवाना हो तो मैंने जो भी डेटा यहाँ से भेजा उसी को रिटर्न करवा लिया मैंने यहाँ से सर्वर से ही। तो जो भी यहाँ से यूनेम रहेगा वहाँ पर वो रिटर्न होकर वहाँ से आएगा ये। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर ये जाइए रिक्वेस्ट चलेगा, और यहाँ से क्या आ गया ये रिस्पॉन्स आ गया। तो यहाँ से भी एक ये कुछ डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी देखी हमने यहाँ पर ये। तो अब हम बात करें सेम वे में स्प्रिंग एप्लीकेशन की। सेम वे में हम बात करेंगे स्प्रिंग एप्लीकेशन की। तो हमारे पास में क्या है कि जो स्प्रिंग का एमवीसी का जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके से ही। तो हमारे पास में क्या है कि फ्रेमवर्क हमें एडवांस सर्वलेट देता है, जो कि करता है रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, और रिस्पॉन्स को क्या करता है हमें वो यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो हमको यहाँ पर ये देता है। तो बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग सर्वलेट लर्न करते हैं उसके बाद में हमें सर्वलेट के अंदर, ये हमारे पास में सर्वलेट के अंदर हमारा क्या होता है, जावा का कोड रहता है यहाँ पर ये। और जावा के कोड के इनसाइड में हमारे पास में क्या होता है कि व्यू वाला पार्ट होता है इंटरनली इसके। यदि हमें सर्वर से रिस्पॉन्स में क्या करना हो, कुछ वेब कंटेंट देना हो ये, तो ये HTML CSS जो भी है ये डायनेमिकली हमें ये सर्वलेट के अंदर राइट करना पड़ता है ये। जो भी हमारा ये वेब कंपोनेंट है ये, वो हमें कहाँ राइट करना पड़ता है, ये सर्वलेट के अंदर राइट करना पड़ता है। और डायरेक्ट यदि हम वॉर फाइल के अंदर हम लोग उसको डायरेक्टली हम डाल दें उसको ये, जैसे कि इसके सोर्स के अंदर यहाँ पर वेब के अंदर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हम लोग उसको ये डायरेक्टली भी डाल सकते हैं ये HTML।
इसका बिल्ड बना के हम इस लोकेशन पर डालेंगे, इसकी जगह पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर ये इसके वेब आईएनएफ के अंदर हम लोग पुट कर दें हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ही index.html। तो यहाँ पर जो है ये सर्वलेट को हिट नहीं करवाते हैं हम लोग, जस्ट क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ये इसको कॉल करते हैं। वेब आईएनएफ में डालना है, हमें डायरेक्ट वॉर में डाल देना है बाहर ही। इस टाइटल, टाइटल तो ऊपर आता है, यहाँ पर टाइटल तो आ गया है, ठीक है। अब पर हम क्या करते हैं कि वेलकम पेज, एक क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक ये HTML CSS का एक ये वेलकम पेज जो है वो AI टूल से क्रिएट करवा लेते हैं। नहीं तो उसको फिर हम कहाँ इतना टैग राइट करते रहेंगे यहाँ पर ये। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये HTML लर्न करना पड़ेगा इसके लिए। तो HTML के अंदर क्या है कि जो टाइटल रहता है वो टॉप पे दिखता है यहाँ पर। तो ये मेरा क्या हो गया है कि ये पेज का ये टाइटल है, ये यहाँ पर दिख गया है यहाँ पर ये। बट ये इसके अंदर ब्लैंक के कुछ आया ही नहीं, तो मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल दिया है मैंने ये। तो रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे दिखा यहाँ पर ये मेरा रिस्पॉन्स आया ये कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लोरर कोर्स। तो जो भी HTML CSS हमको बनाना हो बना सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट में, जैसा हमको दिखता है यहाँ पर ये। तो मैंने तो यहाँ पर एक कोड क्रिएट कर लिया जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। फिर हमें यहाँ पर क्या है कि वेलकम सर्वलेट जो है वो कॉल करना है। तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स हमें आ गया ये। तो ये इंडेक्स पेज जो होता है वो डिफॉल्ट होता है यहाँ पर, जो index.html जो है ये वो डिफॉल्टली रीड होता है। और यदि हमारा इंडेक्स के अलावा कोई दूसरा नाम है तो हमें यहाँ पर एक टैग लगा के उसको मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर वेलकम ऐसा करके यहाँ पर टैग होता है इसका यहाँ पर ही। वेलकम फाइल या तो यहाँ पर वेलकम फाइल लिस्ट है ये भी। बाय डिफॉल्ट ही HTML तो रहेगा ही उसके अंदर, ये इस नाम का यदि रहेगा ये और इंडेक्स नाम का, तो वो नहीं भी राइट करेंगे तो भी वेलकम वो उसको मान लेगा। और कुछ अलग से नाम देंगे तो फिर हमको यहाँ पर उसको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर ही। और जो भी यदि हम इंडेक्स के अलावा कुछ दूसरा नेम यहाँ पर रखते हैं तो फिर हमें यहाँ पर बताना पड़ता है कौन से हमारे पास में वेलकम फाइल है। बाय डिफॉल्ट क्या करता है वो उसको मान के चलता है ये। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है ये बेसिकली हमारे पास में क्या आ गया, ये index.html जो हमने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ये स्टैटिक कंटेंट भी आ गया ये। तो ये क्या होता है वॉर फाइल के अंदर, ये डायरेक्टली होता है यहाँ पर ये।
वॉर के अंदर, ये वेव आईएनएफ के अंदर का पार्ट नहीं है, ये डायरेक्टली होता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर। तो जो जो हमारे पास में कंटेंट डायरेक्टली रहेंगे वॉर फाइल में, हमारे पास में अनसिक्योर रहेंगे, और जो जो हमारे पास में वेव आईएनएफ में रहेंगे वो सिक्योर रहेंगे यहाँ पर ही। तो हमारा जो क्लासेस है वो इसके अंदर आएगी, जिसकी हेल्प से हम लोग डायनामिक कंटेंट क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे पास में रिक्वेस्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पर स्टैटिक कंटेंट नहीं है, ये स्टैटिक कंटेंट है। तो वॉर फाइल में HTML CSS रहेगा, तो हम डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, बाहर डालते हैं। लेकिन जो हमको डायनामिक कंटेंट क्रिएट करना है, डायनामिक मतलब बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, हमारा जो रिस्पॉन्स है मैनिपुलेट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट है, मैंने यहाँ पर एक नाम भेजा है मैंने, तो मेरे पास में क्या हो गया है कि रिस्पॉन्स के अंदर ये वाला नाम आएगा। मतलब ये डायनेमिकली बन रहा है, पीछे से क्या हो रहा है, हमारा रिस्पॉन्स हो रहा है वो प्रिपेयर हो रहा है। तो ऐसा क्या होता है, जब हमारा वेब एप्लीकेशन रहता है तो उसके पेज का रिस्पॉन्स हमारे इनपुट पे डिपेंड करता है। हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मोबाइल का डेटा निकल के आएगा यहाँ से ही। हम जिस पे दूसरे पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में उसका डेटा यहाँ पर निकल के आएगा यहाँ पर ये। और ये क्या होगा कि बेस्ड ऑन हमारा इनपुट जो है वो चेंजेस होगा, मतलब ये डायनेमिकली प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन यदि अभी W3 स्कूल की बात करेंगे, तो हमारे पास में जो यहाँ पर डेटा फिक्स है, जो आएगा बाद में उस पर क्लिक करोगे तो बाद में वही डेटा निकल के आएगा। ये डायनेमिकली नहीं बन रहा, ये स्टेटिक पेज है। ये जैसे बन गए हैं वैसे की वैसे ही है, ये बार बार हमें क्या दिखेगा, वही डेटा दिखेगा। डायनामिक कंटेंट में क्या होता है, डेटा जो होता है वो डायनेमिकली बनता है, बार बार क्या होता है, बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट डेटा जो होता है रन टाइम पे वो चेंज होता है यहाँ पर ही। तो सर्वलेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, डायनामिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, डायनामिक कंटेंट क्रिएट करते हैं। रिक्वेस्ट के बेस पे हम वहां पर क्या करवा सकते हैं, हमारा रिस्पॉन्स जो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जो सर्वलेट जो होता है वो जावा के कोड में हम लोग क्या करते हैं, वेब का कोड क्रिएट करते हैं। वेब का कोड यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते हैं। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि कोड जो है हमारे पास में, इसके अंदर हम लोग राइट कर रहे हैं। इसके अंदर हम कोड राइट कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स बना रहे हैं। ये प्रिंट राइटर के अंदर जो हम लोग रिस्पॉन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइप बता रहे हैं किस टाइप का हमारे पास में कंटेंट है, और हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी तो ये छोटा मोटा कोड है, बाकी ये क्या होता है, ये क्रिएट होता है, ये हम उसको रन टाइम पे क्रिएट करवाते हैं हमारे लॉजिक के बेस पे। तो डेटा वेटा जो रहता है वो पीछे वाली लेयर्स को कॉल करता है, सर्विस लेयर को, डेटाबेस लेयर को, और यहाँ पर वो हम लोग डेटा को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जावा के कोड में UI का कोड एंटर हो जाता है। यहाँ पर ये जो भी हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं उसका कोड यहाँ पर एंटर हो जाता है। तो बड़े एप्लीकेशन के लिए, डायनामिक एप्लीकेशन के लिए सर्वलेट टेक्नोलॉजी से हमारा काम होगा नहीं, क्योंकि काफी मैसअप कोड हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जो UI का कोड है वो जावा के कोड के अंदर राइट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर राइट करना पड़ेगा ये। तो इफ वी आर लर्निंग इज फाइन, बट एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे इससे, वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ से ही। तो क्या करेंगे हम, ये इसका हमारे पास में आगे आता है, हमारे पास में JSP। तो JSP के अंदर क्या होते हैं, JSP के अंदर टैग होते हैं, JSP के टैग होते हैं, जो कि हमारे पास में क्या होते हैं, JSP के टैग होते हैं। और हमें क्या करना है कि जो JSP के जो टैग होते हैं वो कॉम्बिनेशन रहते हैं। हमारे पास में जो टैग रहता है उसके अंदर हमारे पास में वेब कंपोनेंट प्लस उस टैग के अंदर हम लोग जावा का कोड लिखते हैं, जावा का कोड लिखते हैं। और धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिक्लेरेटिव टैग, स्क्रिप्टलेट ऐसे यहाँ पर टैग रहते हैं। फिर धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं कि एलिमिनेट करते हैं कि हम लोग जावा का कोड कम राइट करें, ज्यादा से ज्यादा कोड हमारे पास में वेब का ही रहे। तो JSP के आगे हमारे पास में टैग का जो सपोर्ट आता है, थर्ड पार्टी JSTL, यहाँ पर ये। तो JSTL लाइब्रेरी है जो कि जावा के कोड को जो है वो रिड्यूस करती है, और रिड्यूस करती है हमारे पास में जो JSTL के टैग आते हैं यहाँ पर ये। तो ये क्या करते हैं कि ये जावा के कोड को क्या करेगी, यहाँ पर और रिड्यूस करती है JSTL के जो हमारे पास में लाइब्रेरी है, रिड्यूस द जावा कोड।
तो इससे क्या होता है कि हमें यहाँ पर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करने में इजी पड़ता है। यहाँ पर जेएसटीएल का हम लोग यूज करते हैं। तो सिर्फ सर्वलेट के थ्रू हमारा काम नहीं होता है, सिर्फ जेएसपी के थ्रू हमारा काम नहीं होता है। हमें क्या करना है, जेएसटीएल टैग से जो है वो जावा का जो कोड हम लोग जेएसपी में राइट कर रहे हैं वो कोड रिड्यूस होता है, जिससे हमारे लिए एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करना इजी हो जाता है। यहाँ पर ये तो हमें जेएसपी यूज करना है विथ जेएसटीएल टैग होते हैं, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जिससे हमारा कोड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है यहाँ पर ये। तो टेक्नोलॉजी का यदि हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या होते हैं कि वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए सर्वर से रिस्पांस लेने के लिए, वेब रिस्पांस लेने के लिए सर्वर से हमें दो अप्रोच का हम लोग यूज करते हैं। एक हमारे पास में है एमवीसी मॉडल वन अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल वन अप्रोच, एमवीसी 1, एमवीसी 1। और मॉडल टू अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं एमवीसी 2। एक है हमारे पास है मॉडल वन अप्रोच, एक है हमारे पास है मॉडल टू अप्रोच। तो एमवीसी जो हमारे पास में डिजाइन पैटर्न है मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये बेसिकली जो है ये एमवीसी 1 एमवीसी 2 फाइनली हम लोग एमवीसी आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो एमवीसी 1 आर्किटेक्चर ये बोलता है हमें ये कि कुछ भी कोड करो यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी तरीके के कोड में हम लोग जब भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में कौन कौन सी चीज होती है। एक होता है मॉडल, मॉडल मतलब होता है डेटा। एम का मतलब है मॉडल, मॉडल मतलब होता है डेटा, डेटा। तो डेटा कोड भी हार्ड कोडेड इफ वी आर लर्निंग, बट डेटा जो होता है हमारा सर्विस लेयर और परसिस्टेंस लेयर की हेल्प से बनता है, प्रिपेयर होता है ये। व्यू, व्यू मतलब कि जहाँ पर हमें दिखाना है, जो भी हमको एज ए ब्राउजर पे शो करना है, उसके लिए हम लोग पीछे से पेज राइट करते हैं। स्टैटिक पेज है तो HTML CSS, डायनामिक पेज है तो JSP। JSP मतलब पीछे से पेज बनकर आ रहा है हमारे पास में, पीछे पेज रेडी हो रहा है। आउटडेटेड अभी मॉडर्न एप्लीकेशन बनते नहीं है, वैसे भी एंगुलर रिएक्ट का यूज होता है, बट ये ओल्ड जो अप्रोच है उसके अंदर हमारे पास में JSP है। और ये थीम लीफ जो है, जो हमें ये स्प्रिंग की साइड से मिला हुआ है ये। फिर कंट्रोलर, कंट्रोलर क्या करता है, रिक्वेस्ट को ट्रैप करता है यहाँ पर, और रिस्पॉन्स को देता है यहाँ पर। ये जो हमारे पास में कंट्रोलर है, जो भी रिक्वेस्ट आती है वो उसको ट्रैप करता है और रिस्पॉन्स को यहाँ पर देता है। और तो ये एमवीसी कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो है वो आर्किटेक्चर है वेब एप्लीकेशन के लिए, कि चीजें क्या होना चाहिए, हमें ये सेपरेट सेपरेट होना चाहिए। कि कहीं पर हमारे पास में डेटा है, कहीं पर हमारे पास में व्यू है, कहीं पर हमारे पास में कंट्रोल आ रही है। तो यहाँ पर जो है ये एमवीसी 1 आर्किटेक्चर में सारा की सारा काम जो है वो हम लोग जेएसपी को देते हैं। या तो जेएसपी को देते हैं, मोस्टली जेएसपी को देते हैं, या सर्वलेट को देते हैं। तो ये मॉडल भी एक जेएसपी को ही देखना है यहाँ पर, व्यू भी उस जेएसपी में ही रहेगा, और जो कंट्रोलर है रिक्वेस्ट को कंट्रोल करने का लॉजिक है वो भी जेएसपी के अंदर ही रहेगा, या वो सर्वलेट के अंदर भी हो सकता है। मतलब एक ही जगह पर सारी की सारी चीज डाल दो यहाँ पर ये। तो हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग जेएसपी राइट करो, वो जेएसपी के अंदर ही सब व्यू भी वही क्रिएट करेगा, कंट्रोल भी वही करेगा रिक्वेस्टों को, और डेटा भी क्या होगा उसी के अंदर प्रिपेयर होगा जो भी है। मतलब यदि वो डेटाबेस हिट कर रहा है तो उसी कोड के अंदर क्या करो, डेटाबेस को हिट करवाओ। तो ये गुड अप्रोच नहीं है यहाँ पर ये। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हर काम के लिए अलग अलग जेएसपी क्रिएट करेंगे, सर्वलेट क्रिएट करेंगे, बट मोस्टली जेएसपी पे ही फोकस रहता है। क्योंकि जेएसपी जो रहेगा हमारे पास में, उसके अंदर यूआई के अंदर जावा का कोड रहता है ये। तो वो लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो यहाँ पर जो है वो जेएसपी ही रहता है मोस्टली, और उसी के अंदर सब कुछ होता है। लेकिन MVC 2 आर्किटेक्चर बोलता है कि यहाँ पर जो है तुम्हारा ये मॉडल को अलग कंट्रोल करो, सेपरेट राइट करो यहाँ पर ये। उसके लिए
जो भी ये पोजो क्लासेस राइट करो, डेटा को अलग करो, कंट्रोलर के लिए सर्वलेट को यूज करो, कंट्रोलर के लिए सर्वलेट को यूज करो, और व्यू को दिखाने के लिए जो है वो जेएसपी को यूज करो। व्यू को दिखाने के लिए जो है वो हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जेएसपी को यूज करना है। ये हमें MVC2 आर्किटेक्चर ऐसा बोलता है, ये मतलब मॉडल जो हमारे पास में डेटा है मॉडल वाला, उसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पर, ये अलग से क्लासेस राइट करना है। कंट्रोलर के लिए हमें सर्वलेट का यूज करना है, और व्यू के लिए जेएसपी का यूज करना है। चीजें सेपरेट होना चाहिए, मिक्स से नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ डेटा प्रिपेयर हो रहा है वो चीज अलग होना चाहिए, जहाँ पर हमारे पास में रिक्वेस्ट हैंडल हो रहा है और जहाँ से हमारे पास में रिस्पॉन्स आ रहा है, ये हमारे पास में अलग होना चाहिए। और जो हमारा व्यू वाला पार्ट है वो हमारे पास में क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए ये। तो हमारा जो एप्लीकेशन जो होता है यहाँ पर, ये MVC2 वाला जो है वो सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पर, जिससे हमें क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। हमें क्या करना है कि ये वाले आर्किटेक्चर को जो है वो फॉलो करना है, MVC2 वाले आर्किटेक्चर को हमें जो है वो फॉलो करना है यहाँ पर ये। तो MVC2 आर्किटेक्चर का मतलब ये है, एक ही जगह पे सब कुछ नहीं डालना है। मॉडल व्यू कंट्रोलर ये वाला अप्रोच जो है वो हमें यूज नहीं करना है ये। बहुत ही छोटा एप्लीकेशन हो 4-5 पेज का तो ठीक है, लेकिन बड़े एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए ये आर्किटेक्चर सुटेबल नहीं है, कोड मेंटेनेबल नहीं रहेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा। बट ऑलवेज हमें एप्लीकेशन ऐसा राइट करना पड़ता है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड रहे, दूसरा दूसरा डेवलपर भी उसको अंडरस्टैंड कर सके, मेंटेनेबल रहे, कुछ इशू आता है बाद में तो इजीली रिजॉल्व हो सके, उसको सर्च करने में टाइम नहीं लगे ये। तो हमें इस आर्किटेक्चर पे जाना है हमें ये। तो यहाँ पर ये आर्किटेक्चर को हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये फॉलो करते हैं ये। तो एक हमारे पास में हमारा रहेगा कंट्रोलर, एक हमारे पास में रहेगा हमारा ये कंट्रोलर। फिर जो रिक्वेस्ट को यहाँ पर क्या करेगा, हैंडल करेगा ये। जो भी हमारे पास में रिक्वेस्ट आएगी उसको कौन हैंडल करेगा, हमारा ये कंट्रोलर ये हैंडल करेगा ये। एक एक है हमारे पास में, ये आर्किटेक्चर है हमारे पास में, ये कंट्रोलर क्या करेगा, इसको यहाँ पर क्या करेगा, ये हैंडल करेगा यहाँ पर ही। तो जो भी हमारे पास में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो कंट्रोलर से हमारे पास में क्या होगा, वो हैंडल होगा यहाँ पर ये। फिर जो भी हमारे पास में एज ए मॉडल है, जो कि हमारे पास में जो हमारे पास में जो डेटा है वो सर्विस, जो कि हम लोग सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, और जो हमारे पास में क्या होती है, हमारी जो परसिस्टेंस लेयर होती है। तो अभी के समय में तो हम दोनों को कॉमन ही मान के चले। तो ये क्या होता है कि हमारा ये पीछे वाली जो लेयर है ये यहाँ से वो हैंडल होगा ही। तो ये इसके पीछे हमारे पास में जो कि डेटाबेस वगैरह है जो है, वो सब कुछ आएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास में जो कि डेटाबेस वगैरह है वो यहाँ से क्या करेगा, वो उसको कम्युनिकेट करेगा यहाँ से, ये डेटाबेस से। तो ये डेटा वाला पार्ट हमारे पास में क्या है, जो प्रिपेयर करने के लिए वो उसके लिए हम लोग अलग लेयर बनाते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच तो हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं। और जो हमारे पास में व्यू है, व्यू का डिजाइन जो है वो हम यहाँ पर रखते हैं व्यू कंपोनेंट में। तो
क्लाइंट से कम्युनिकेट हमारा कंट्रोलर करेगा। अब कंट्रोलर हमारे पास में, कंट्रोलर की हमारे पास में क्या रहेगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पर, ये मैं इसको बाहर राइट कर देता हूँ मैं ये। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में जो कंट्रोलर जो है ये, वो क्या करेगा हमारे पास में, ये रिक्वेस्ट को गेट करेगा यहाँ पर, गैदरिंग जो भी हमारे पास में रिक्वेस्ट है, तो ये करेगा यहाँ पर, ये रिक्वेस्ट को गेट करेगा, ये कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये वैलिडेशन करेगा। तो कुछ भी यदि हमारे पास में डेटा आ रहा है लाइक फॉर्म के फॉर्म में, तो यहाँ पर वैलिडेशन के लॉजिक रहेंगे, डेटा वैलिड है या नहीं है यहाँ पर ये। तो एक क्लियर ऑफ सेपरेशन रहेगा, यदि हम लोग इस आर्किटेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर हमारे पास में अलग अलग यूजर का जो है हम लोग सेशन मैनेजमेंट यहाँ पर करेंगे। सेशन मैनेजमेंट, सेशन मैनेजमेंट है। फिर हमारे पास में जो है वो, जो अलग अलग हमारे पास में जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये लॉजिक राइड कर रहे हैं। तो मल्टीपल टाइप्स हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्विसेज के अलग अलग लॉजिक को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे यहाँ पर ये। और जो है यहाँ पर जो हमारे पास में जो भी व्यू प्रिपेयर हुआ है यहाँ पर ये, वो क्या होगा हमारे पास में से रिस्पॉन्स में जाएगा यहाँ पर, ये रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में यहाँ पर ये व्यू भी जा सकता है, या फिर ये डेटा भी जा सकता है यहाँ पर। जैसे कि हमारा वेब एप्लीकेशन के केस में व्यू जाएगा, और वेब सर्विस के केस में हमारे पास में डेटा जाएगा ये। तो ये करेगा, व्यू से भी ये करेगा हमारे पास में ये कम्युनिकेट करेगा यहाँ पर। तो ये जो होगा हमारे पास में कंट्रोलर, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स को, डेटा को यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये वैलिडेट करेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ से हमारे पास में आएगी ये रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हमारा जाएगा ये रिस्पॉन्स। अब जो हमारे पास में जो सर्विस लेयर जो है ये, यहाँ पर सर्विस और परसिस्टेंस तो हमने यहाँ पर देखा ही है। सर्विस में तो हमें क्या करना है कि बिजनेस लॉजिक राइट करना है ये। और परसिस्टेंस के लेयर पर जो हमें ये परसिस्टेंस लॉजिक राइट करना है यहाँ पर ही, डेटाबेस वाले जो लॉजिक है। तो ये हाई लेवल ही हमें यहाँ पर ये कुल मिला के जो डेटा है वो यहाँ पर हमें प्रिपेयर करना है। तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट लेगा, पीछे कॉल करेगा, डेटा को जो है यहाँ पर लेकर आएगा यहाँ पर ये। फिर ये डेटा को क्या करेगा यहाँ पर ये, इस पर्टिकुलरली व्यू के साथ में इंटीग्रेट करेगा हमारे पास में कंट्रोलर यहाँ पर, ये जो है ये इसको ये इंटीग्रेट करेगा यहाँ पर ये। और इंटीग्रेट करने के बाद में जो भी रिस्पॉन्स बनेगा उसको वापस से बैक टू द क्या करेगा यहाँ पर, वो ब्राउजर भेजेगा यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर हम लोग सर्वलेट का यूज करके, यहाँ पर हम लोग जेएसपी का यूज करके व्यू के लिए हम करवा सकते हैं। हमें एक सर्वलेट लेना है जो कि सारी रिक्वेस्टों को यहाँ पर हैंडल करेगा वो। और हमें डेटाबेस का और इसका यूज यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो सिंपल सिंपल हम लोग सर्वलेट के थ्रू यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर ये। लेकिन अगेन हमें काफी सारा कोड करना पड़ेगा ये, क्योंकि एक सिंगल सर्वलेट हमें बनाना पड़ेगा, सारे टाइप के रिक्वेस्ट को हैंडल करे यहाँ पर ये, बहुत सारे हमें व्यू क्रिएट करना पड़ेंगे जेएसपी के। और हमें सर्वलेट, ये जो हमारे पास में जेएसपी है जो व्यू के लिए, वो अल्टीमेटली सर्वलेट में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास में कुछ मैकेनिज्म है यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करने के, सेशन बेस्ड है, रिक्वेस्ट बेस्ड है। हमारे पास में कुछ मैकेनिज्म है जिससे कि हम लोग यहाँ का जो डेटा यहाँ पर आया है, हम लोग व्यू में हम लोग उसको सेंड करवा सकते हैं यहाँ पर ही, रिक्वेस्ट का डेटा, सेशन का डेटा, और यहाँ पर व्यू प्रिपेयर करके लास्टली हम उसको यहाँ 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 से हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर्वलेट के अंदर कॉन्सेप्ट रहते हैं डिस्पैचर सर्वलेट,
फॉरवर्ड, इंक्लूड। तो काफ़ी सारे हमारे पास में मैकेनिज्म है, सिर्फ जेएसपी का यूज़ करेंगे तो काफ़ी हमें कोड करना पड़ेगा। तो इन्हीं को यहाँ पर फॉलो करते हुए, यहाँ पर जो है ये MVC2 आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए हमारे पास में जो ये फ्रेमवर्क है ये, तो ये फ्रेमवर्क है ये। तो फ्रेमवर्क में हमारे पास में ये स्टड्स, स्प्रिंग MVC, JSF जो कि वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है, JSF है, स्प्रिंग MVC है, और एक ओरेकल का भी फ्रेमवर्क आता है, AWF ऐसा कुछ नाम उसका, ADF। तो काफी सारे फ्रेमवर्क है जो कि हमारे पास में इम्प्लीमेंटेड है। अब उनके पास में वो जो है वो यहाँ पर जो है वो MVC को ही क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं। वो फ्रेमवर्क का डिजाइन ही ऐसे किए हुए हैं जो कि MVC को वो फॉलो करते हैं वो। तो हमें प्री डिफाइंड कंट्रोलर वहां पर दिए हुए हैं, हमें कंट्रोलर राइट करने का वहां पर जरूरत नहीं है। वहां पर हमारे पास में क्या है, ये प्री डिफाइंड कंट्रोलर हमारे पास है, वहां पर जो है वो अवेलेबल है ये। उस पर्टिकुलरली फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास में ये प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क जो कंट्रोलर है वो अवेलेबल है, ADF नाम है। तो स्टड्स जो हमको दिया हुआ है वो ऐसे ये अपाचे ने दिया हुआ है यहाँ पर ये। स्प्रिंग MVC जो है ये, तो स्प्रिंग का जो स्टार्टिंग हुआ था ये, वो कंपनी का नेम था इंटरफेस 21। बट अभी वो जो है वो पाइवोटल टीम के पास में, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर ये। फिर ADF जो है वो ओरेकल का है, JSF जो है वो हमारे पास में सन माइक्रो सिस्टम का है, जो कि अभी ओरेकल कॉरपोरेशन के पास में है। ये सब फ्रेमवर्क है ये वेब के। तो सन माइक्रो सिस्टम का था ये, अब तो ओरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को जो है वो टेक ओवर कर लिया है, बाय कर लिया है यहाँ पर, इसलिए जावा जो है वो ओरेकल के पास में चले गया है। अब ADF जो है वो ओरेकल कॉरपोरेशन का था यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है ये फ्रेमवर्क है, वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है। अब इनके पास में क्या प्री डिफाइंड कंट्रोलर है ऑलरेडी, यहाँ पर इसके पास में कंट्रोलर है, और टॉप ऑफ द कंट्रोलर जो कि प्री डिफाइंड है। हमें कुछ उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं और हमको हमारा क्या करना है, यहाँ पर ये कोड करना है। तो अब ये सब तो हम देखेंगे नहीं, स्टड्स के अपनी फंक्शनैलिटी उसके अंदर उसका एक सर्वलेट होता है जो एक कंट्रोलर काम करता है, और जो जो भी व्यू है उसके लिए हमें उस फॉर्मेट में जो है वो XML को पास करना पड़ता है। स्प्रिंग का वेब एमबीसी है, स्प्रिंग JSF है, ADF है। तो यहाँ पर हमने जो देखा है वो स्प्रिंग का जो आर्किटेक्चर देखा है। स्प्रिंग के आर्किटेक्चर में हमारे पास में डिस्पैचर सर्वलेट है, हैंडलर मैपिंग है, व्यू रिजॉल्वर है ये। तो अब हम इसको स्प्रिंग वाला जो है वो फ्रेमवर्क हम लोग उसको लर्न करेंगे यहाँ पर ये। तो मैंने एक जस्ट कि इंट्रोडक्शन दिया है कि ये पहले के समय का जो हमारे पास में जो बिहाइंड द सीन टेक्नोलॉजी काम कर रही है ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेने के लिए, लेकिन हम लोग टेक्नोलॉजी पर डायरेक्ट काम नहीं करते। हम लोग जो है वो इस तरीके से काम नहीं कर सकते, काफी कॉम्प्लेक्स कोड राइट करना पड़ेगा हमें। क्या कहेंगे जो है ये मॉडल 2 वाला आर्किटेक्चर फॉलो करना है, लेकिन इसमें भी हम लोग सर्वलेट और JSP में कोड नहीं करेंगे, हम फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये MVC आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड है ये। तो यहाँ पर जो हमें कंट्रोलर जो है वो हमें प्री डिफाइंड दिया हुआ रहता है, और जो भी हमें व्यू क्रिएट करना है, जो भी हमें रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, सारी चीजें हमारे पास में रेडीमेड है, हमें उसके लिए कोड नहीं राइट करना है। जैसे कि यहाँ पर हमें हर काम के लिए कोड राइट करना है। अभी मैंने ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है, मैंने ये जस्ट रिस्पॉन्स देने का। यहाँ से रिक्वेस्ट ट्रैप करते हैं, यहाँ से रिस्पॉन्स जाता है, फिर सेशन मैनेजमेंट है इसके अंदर, फिर सर्वलेट का आपस में कम्युनिकेशन है। तो ये सब सर्वलेट के JSP के आगे कॉन्सेप्ट आएंगे यहाँ पर। ये वो सर्वलेट इट इज अ पार्ट ऑफ एडवांस जावा, लेकिन हमें फ्रेमवर्क में चीज़ें रेडीमेडली दी हुई है।
बट ये बताने का पर्पस है कि डिप्लॉयमेंट ऑलवेज का रहता है, सेम रहता है। हम फ्रेमवर्क से भी करेंगे तो हम लोग इसी फॉर्मेट में डिप्लॉयमेंट को करेंगे, जैसा कि मैंने अभी ये जेनकिन के अंदर मैंने बताया है। मैंने ये जेनकिन में बताया, या डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट हम लोग करेंगे। तो एज ए डेवलपर हमको सब कुछ ये पता होना चाहिए ये। तो इसके आगे का मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में।